हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अब आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इग्नू ने क्लियर कर दिया है कि इग्नू प्रमोट नहीं करेगा फर्स्ट ईयर वालों को। आपका पेपर दिसंबर 2020 में होना है, इसलिए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, इतने लीनेंट मत हो जाइएगा कि चलिए अभी पेपर नहीं है, अभी थोड़े दिन बाद पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट भी हैं। तो एंड मोमेंट पे अगर पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और अपना खास ख्याल रखिए, क्योंकि इस समय पेंडेमिक सिचुएशन जो चल रही है वो वर्स होती जा रही है दिन पे दिन। मैं खुद जहाँ रहती हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस आ चुके हैं, तो इसलिए अपना खास ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। ठीक, तो हमारा यूनिट 5 का जो लास्ट टॉपिक है वो बचा था, जिसमें हमें डिस्कस करना है क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग टारगेट कंट्रीज। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हम इस चैप्टर का, इस यूनिट का पूरा पोर्शन कवर कर चुके हैं। तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। और अब आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं रेगुलरली आपको अपडेट करती रहती हूँ इग्नू से रिलेटेड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है। अभी भी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई थी 22 जुलाई को, तो उस दिन भी मैंने आपको, जैसे मुझे पता चला मैंने इसलिए तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दिया। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलती है, तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलिए अपने सेशन को अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग टारगेट कंट्रीज। मतलब कि जो भी बिजनेस फर्म है उनको जिस भी कंट्री में जाके अपने बिजनेस एक्सपैंड करना है या फॉरेन मार्केट में एंटर करना है, तो वो किस क्राइटेरिया, किस बेसिस पे कंट्रीज को सेलेक्ट करती हैं, कंट्रीज को टारगेट करती हैं, इसको समझते हैं आज। ठीक, the process of selecting target countries through the screening process requires that the companies identify the criteria to be used to differentiate one country from another. Research on international business has shown that the following four critical factors influence the market selection. तो ये कौन से 4 फैक्टर्स हैं या 4 क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे कंट्रीज को टारगेट करते हैं बिजनेस फर्म्स? ये है हमारे मार्केट साइज, नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड सोशियो एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मार्केट साइज एंड ग्रोथ के बारे में। सी, हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे 2 तरह के वेरिएबल, राइट। एक था हमारा मैक्रो वेरिएबल और एक था हमारा माइक्रो वेरिएबल, राइट। मैक्रो वेरिएबल क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल्स जो वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, बिजनेस फर्म्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक, और माइक्रो वेरिएबल्स कौन से होते हैं? ऐसे वेरिएबल्स जो कि कंट्री लेवल पे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इंडिकेटर्स ऑफ मार्केट साइज, मतलब कि ऐसे इंडिकेटर्स जो वर्ल्ड लेवल पे हैं और बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले है हमारा जियोग्राफिक इंडिकेटर। देखिए, कोई भी बिजनेस फर्म है अगर वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट कर रही है तो सबसे पहले देखती है उसका ज्योग्राफिक एरिया, मतलब कि उस कंट्री का क्या साइज है, कंट्री लार्ज इन साइज है या स्मॉल इन साइज है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेटिक कंडीशन। अब उस पर्टिकुलर कंट्री को जो टारगेट कर रहा है बिजनेस फर्म, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, ये भी काफी मैटर करता है। ठीक है, हो सकता है बिजनेस फर्म कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए सूटेबल हो, लेकिन जब वो प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट तक पहुंचे या फॉरेन मार्केट जाए तो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो उस प्रोडक्ट को सूट ना करें और वो प्रोडक्ट खराब हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ मैटर करती है और ये देखना भी पड़ेगा बिजनेस फर्म को कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है सूदिंग होनी चाहिए, ताकि जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उस पर कुछ क्लाइमेट का अफेक्ट ना आए। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टोपोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब टोपोग्राफी के बारे में आपको पता होगा। टोपोग्राफी क्या होता है? बेसिकली फिजिकल फीचर्स होते हैं किसी भी एरिया के। ठीक, अब अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल कंसिडर करें और अगर हम डोमेस्टिक मार्केट का एग्जांपल कंसिडर करें, फिर मैं आपको फॉरेन मार्केट का एग्जांपल दे दूंगी। ठीक, देखिए, लेट्स से कि आप कोई बिजनेस रन करते हैं और वो बिजनेस ट्रक का है, या फिर मैं यही कंसिडर करती हूँ कि टाटा के बारे में आप जानते हैं, टाटा ट्रक्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है,
तो लेट्स से कि टाटा ट्रक्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक, और आपके एरिया में आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे ट्रक्स सप्लाई होती हैं और टाटा की ट्रक्स काफ़ी अच्छी भी रहती हैं, लो मेंटेनेंस भी रहती है और रिलायबल भी है ना, और मार्केट में काफ़ी डिमांड भी रहती है, ठीक है। अब सेम ट्रक अगर हम हिली एरियाज में ले जाके चलाना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो टोपोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंटायरली डिफरेंट है हमारी जगह से, ठीक है। तो इसीलिए टाटा ने क्या किया, टाटा ने एक नई ट्रक बनाई, मतलब एक उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, या मैं कहूँ हिली एरियाज के लिए उन्होंने बनाई टाटा योद्धा। वो स्पेसिफिकली ऐसे एरियाज में ही ट्रक चल सकता है जहाँ की जो टोपोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दूसरी जगह से अलग हैं, ठीक है। हिली एरियाज है, रॉकी प्लेसेस हैं, वहां पे वो इजीली चल सकती है। तो इसीलिए बिजनेस फर्म को ये एनालाइज करने की जरूरत है कि जिस कंट्री को वो टारगेट कर रहे हैं फॉरेन मार्केट में, वहां की टोपोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा टोटल पॉपुलेशन। अब नेक्स्ट क्या बिजनेस फर्म को एनालाइज करने की जरूरत है, वो है टोटल पॉपुलेशन, कि जिस कंट्री को वो टारगेट कर रहे हैं वहां की पॉपुलेशन कैसी है, ठीक है। पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, या फिर वहां पे किस एज के लोग ज्यादा हैं, ओल्ड एज पीपल ज्यादा हैं, यंग एज ज्यादा है, यूथ वहां पे ज्यादा है, ठीक है। इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब जिस कंट्री को बिजनेस फर्म टारगेट कर रही है वहां पे ये भी देखना पड़ेगा कि वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगी वहां पे प्रोडक्ट्स की डिमांड भी उस हिसाब से बढ़ेगी, तो ये चीज भी एनालाइज करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एज वाइज, जेंडर वाइज और इनकम वाइज। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था टोटल पॉपुलेशन के बारे में, राइट। अब ये पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है इसको भी देखना पड़ेगा, किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा हैं, किस एज ग्रुप के लोग कम है, ओल्ड एज पीपल ज्यादा हैं या फिर यूथ ज्यादा है, इसको भी देखना पड़ेगा, ठीक। जेंडर वाइज एनालिसिस भी जरूरी है कि पॉपुलेशन में मेल ज्यादा है कि फीमेल ज्यादा है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा इनकम वाइज। अब देखिए इनकम बहुत मेजर रोल प्ले करती है, राइट, क्योंकि हो सकता है कोई बिजनेस फर्म ऐसी है जो प्रोडक्ट वो बना रही है वो काफी लैविश है, काफी लग्जरियस प्रोडक्ट है, और जिस कंट्री को वो टारगेट कर रही है वहां पे जो पॉपुलेशन है उसकी जो इनकम है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो उसके प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके। तो क्या ऐसा प्रोडक्ट उस कंट्री में सेल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, और ना ही बिजनेस फर्म वहां की मार्केट को कैप्चर कर पाएगा, ठीक है। So it is necessary for any business organization who is going to target foreign country should consider age, gender and income of that particular country. Okay. Now let's understand it with a simple example. Suppose any business organization is going to target a specific country A, okay, and the people living in that country A are more of old age group and less of youth, okay. Now suppose any business firm who is going to target that country is very much rich on, or they manufacture cold drinks, okay, cold drinks, soft drinks. Now you tell me that if he target that particular country or that particular market with soft drinks or cold drinks, will the business firm will be able to capture the market? It is a big no, right? Because the craze for soft drinks or cold drinks is between youth and not in the old age group people, right? So the business firm have to analyze each and every aspect before entering in any foreign market, right? I hope this is clear. Now last point is population density. Now what is population density? So population density is the average number of people living per square kilometer, okay. पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं ये क्या बताता है, हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक। अब जिस कंट्री में को बिजनेस फर्म टारगेट कर रही है वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है ये भी मैटर करता है कि वहाँ पॉपुलेशन डेंस है या डेंस नहीं है, ये भी एनालाइज करने की जरूरत है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन डेंस होगी तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स की डिमांड भी हिसाब से ज़्यादा होगी, अगर पॉपुलेशन इतनी डेंस नहीं होगी, पर स्क्वायर किलोमीटर में इतने ज़्यादा लोग नहीं रह रहे होंगे, तो वहाँ पे डिमांड भी उस हिसाब से चेंज होगी, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम भी एक
मेजर एस्पेक्ट है कोई भी बिजनेस फर्म अगर किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है या फिर उस कंट्री को टारगेट कर रही है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम कम है तो वहां पे वही प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं जो कि ज्यादा लग्जरियस ना हो, जो कि बेसिक नेसेसिटी को ही कंप्लीट करते हो और चीप रेट के प्रोडक्ट्स हो, ठीक। अब अगर कोई बिजनेस फर्म है वो ऐसी कंट्री को टारगेट कर रही है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो वहां पे वो लग्जरियस प्रोडक्ट भी इजिली सेल कर सकती है, ठीक है। तो ये एनालिसिस भी जरूरी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्सनल और हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल और हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम? सी, इट इज द amount of money that household have available for spending and saving after income tax have been accounted for. इसका बेसिकली ये मतलब हुआ कि इनकम टैक्स डिडक्ट होने के बाद जो भी हमारे पास लेफ्ट ओवर अमाउंट बचता है, चाहे वो उसको हम खर्च करें चाहे वो उसको हम सेव कर लें, वो हमारी क्या कहलाती है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस फर्म अगर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट कर रही है तो उसको पहले ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि वहाँ की डिस्पोजेबल इनकम क्या है, मतलब कि इनकम टैक्स कटने के बाद जो पीपल है वहाँ के, उनके पास इनकम कितनी बच रही है, उनके पास कितना अमाउंट बच रहा है जिसको वो खर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से उनकी परचेजिंग पावर पे अफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि देखिए अगर आपका इनकम टैक्स ज्यादा कट गया तो आपके पास जो लेफ्ट ओवर अमाउंट है वो क्या होगा? कम बचेगा। जब आपके पास लेफ्ट ओवर अमाउंट कम बचा तो आपकी परचेजिंग पावर कहीं ना कहीं कम हो गई, है ना। हो सकता है आप कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हो और इनकम टैक्स कटने के बाद आपके पास इतना अमाउंट नहीं बचा कि आप उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके, तो कहीं ना कहीं आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई ना। तो बिजनेस फर्म को ये एनालाइज करना पड़ेगा कि वहाँ के लोगों की एक्चुअल में इनकम क्या है, डिस्पोजेबल इनकम क्या है, ताकि वो उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को चेंज कर सके अगर जरूरी है, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सके जो कि उस प्रॉपर मार्केट में सेल हो जाए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। Now what do you mean by income distribution? See, income distribution is basically how a nation's total GDP is distributed among its population. Okay? अब ये जरूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो सकता है एवरेज में वो इक्वल आता हो, ठीक है, बात को समझिएगा, एवरेज में वो इक्वल आता हो, लेकिन अगर हम अलग अलग क्राइटेरिया देखें तो हो सकता है कोई पर्सन बहुत रिच हो और कोई पर्सन बहुत पुअर हो, लेकिन एवरेज में तो जो हम कंसिडर करते हैं तो एवरेज में सब इक्वल आ जाते हैं, ठीक। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी मेजर रोल प्ले करता है और बिजनेस फर्म को ये एनालाइज करना पड़ेगा कि वहां पे इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर एंड एक्सपोर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंड इंसेंटिव्स। अब देखिए कोई भी बिजनेस फर्म अगर फॉरेन मार्केट में एंटर करना चाहती है या फिर फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहती है तो हर कंट्री के अपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं ट्रेड को लेके, राइट। तो इन रेस्ट्रिक्शंस को और इंसेंटिव्स को बिजनेस फर्म को प्रॉपरली एनालाइज करने की जरूरत है कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स में ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट में रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट में रेस्ट्रिक्शंस है तो फिर वो प्रोडक्ट आगे फर्दर ट्रेड नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये चीज भी एनालाइज करनी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट है इसका ट्रेड अग्रीमेंट विद अदर कंट्रीज। अब जिस कंट्री को बिजनेस फर्म टारगेट कर रही है उसको ये भी जानना होगा कि उस कंट्री का किसी और कंट्री के साथ ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं या नहीं है, ठीक है। और अगर ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं तो वो किस प्रोडक्ट को लेके हैं। हो सकता है आप भी सेम प्रोडक्ट के लिए ही वो फॉरेन मार्केट को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, ठीक है, और जिस कंट्री को आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो उसके ऑलरेडी ट्रेड अग्रीमेंट दूसरी कंट्री से। अब जब ट्रेड अग्रीमेंट है दूसरी कंट्री से तो वहां पे जो ट्रेड होगा वो ज्यादा फ्रीली हो पाएगा, ठीक है, और जो भी बैरियर्स हैं वो कम रहेंगे, रेस्ट्रिक्शंस कम रहेंगी, और जो ट्रेड पॉलिसीज हैं वो दोनों लोग एक तरह से कहूँ म्यूचुअली फॉलो करेंगे, है ना। तो बिजनेस फर्म को ये प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा कि जिस कंट्री को वो टारगेट करने जा रहा है उसके ट्रेड अग्रीमेंट्स किसी और कंट्री के साथ हैं या नहीं, और अगर हैं तो किस प्रोडक्ट लाइन में है या किस प्रोडक्ट या किस सर्विसेज को लेके हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रेड किसी एक कंट्री के साथ है तो वो हो सकता है वो आपसे वो प्रोडक्ट ना ले। फॉर एग्जाम्पल आपका एक फ्रेंड सर्किल है, ठीक। अब अगर आपको कोई भी चीज लेनी होगी, चाहे वो पेन हो, चाहे नोटबुक्स हो, चाहे नोट्स हो, कुछ हो, तो आप किससे प्रेफर करेंगे? अपने फ्रेंड से लेना कि किसी और से? ऑब्वियस सी बात है अपने फ्रेंड से, है ना। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है, ठीक। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे।
अब डिस्कस करते हैं माइक्रो इंडिकेटर्स ऑफ मार्केट साइज। तो अभी तक हमने डिस्कस किए थे मैक्रो इंडिकेटर्स, ठीक है। अब देख लेते हैं कि माइक्रो इंडिकेटर्स कैसे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टेलीविजन सेट्स। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि माइक्रो इंडिकेटर्स क्या हुआ है, ऐसे इंडिकेटर्स या फिर माइक्रो वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स होते हैं? ऐसे वेरिएबल्स जो कि कंट्री लेवल पे बिजनेस फर्म को अफेक्ट करते हैं, ठीक। अब अगर मैं एग्जांपल लूं जैसे टेलीविजन सेट का ही, तो अगर किसी मार्केट में टेलीविजन सेट की डिमांड ज़्यादा है या टेलीविजन सेट ज़्यादा सेल हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़्यादा है, वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उस टाइप के प्रोडक्ट्स अच्छे से सेल हो सकते हैं या उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़्यादा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टूरिस्ट अराइवल्स। देखिए टूरिस्ट अराइवल्स भी एक तरह से क्राइटेरिया है बिजनेस फर्म को ये एनालाइज करने का कि वो किस कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। सपोज कि यहाँ अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया की कोई ऐसी बिजनेस फर्म है, ठीक है, उसका बेसिकली ये सब काम ही है कि जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए वो अकोमोडेशंस प्रोवाइड करती है, उनको और फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, उनको गाइड फैसिलिटेट कराती हैं और भी तमाम चीज़ें, ठीक है। अब अगर इनको अपना बिजनेस आगे फर्दर किसी कंट्री में एक्सपैंड करना है तो इन्हें ये पहले देखना पड़ेगा ना कि जिस कंट्री में वो अप्रोच करना चाह रहे हैं, जिस कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है या नहीं है, उस कंट्री में टूरिस्ट के लिए प्लेसेस अच्छी है या नहीं है, वहाँ पे लोग ऐसे घूमने आते हैं या नहीं आते हैं, तभी तो वो उनको पिच कर पाएंगे, राइट। अगर मैं इंडिया की बात कर लूँ तो आप खुद भी देखते होंगे कि आगरा है, या फिर मैं बात करूँ वाराणसी की बात करूँ तो वाराणसी में टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत है, मतलब फॉरेनर्स भी काफ़ी आते हैं और ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अगर मैं प्रयागराज की भी बात करूँ तो यहाँ भी संगम है, तो यहाँ भी अगर आपको मेला लगता है, माघ मेला लगता है, तो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ें नहीं रहती हैं, ठीक। अब कहीं ना कहीं बिजनेस फर्म्स को इससे फायदा होता है कि नहीं होता, बेनिफिट होता है कि नहीं, क्योंकि आसपास के जो होटल्स होते हैं और मैं कहूँ रेस्टोरेंट्स होते हैं उनको काफ़ी फायदा होता है, और एक तरह से उस पर्टिकुलर स्टेट का, उस पर्टिकुलर सिटी का टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है ना। पैसेंजर कार्स हो गई, अल्कोहलिक लिकर कंजम्पशन, कॉफ़ी कंजम्पशन, सिविल एयरलाइन पैसेंजर्स, तो ये सब फैक्टर्स कहीं ना कहीं बिजनेस फर्म्स को अफेक्ट करते हैं। अब मैं कहूँगा किसी स्टेट में या किसी सिटी में पैसेंजर कार की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो बिजनेस फर्म उस हिसाब से कार्स को बनाएगी, ठीक है। अगर वो देख रही है कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर जगह पे इनकम लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो पैसेंजर कार्स ऐसी बनाएगी जो कि ज़्यादा लग्जरियस ना हो, चीप क्वालिटी की हो, ताकि वो इनकम ग्रुप इजीली उसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। अब अगर कोई बिजनेस फर्म ऑलरेडी अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स में काम कर रही है, ठीक है, और उसको फॉरेन कंट्री की मार्केट को टारगेट करना है तो उसको वहाँ की डिमांड को समझना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि जहाँ पे अभी वो अपने अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट को सेल कर रही है वहाँ पे डिमांड अलग है और जो फॉरेन कंट्री में जो डिमांड है अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट की वो अलग है, ठीक है। तो इसके कंजम्पशन पैटर्न को भी समझने की जरूरत होगी, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉफी कंजम्पशन। अब कॉफ़ी का कंजम्पशन बेसिकली फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडिया। अब ये नहीं कह रही मैं कि इंडिया में नहीं है, साउथ की तरफ अगर आप चले जाइए तो वहाँ पे कॉफ़ी का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ की बात करूँ तो टी का कंजम्पशन ज़्यादा है ना। अगर आप नॉर्थ इंडियंस को बोलेंगे टी के लिए तो वो शायद कभी मना नहीं करेगा। आप सुबह पूछ लीजिए, दिन में पूछ लीजिए, रात में पूछ लीजिए, शाम में पूछ लीजिए, रात के 1 बजे पूछ लीजिए, तो भी अगर वो टी का फैन है ना तो आप उसको कभी भी चाय पूछ लीजिए, वो कभी भी नहीं मना करेगा, है ना। तो जिस भी कंट्री को बिजनेस फर्म अप्रोच कर रही है या फिर वहां पे एक्सप्लोर करना चाह रही है उसको वहां के कंजम्पशन पैटर्न को भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। अगर वहां पे कॉफी का कंजम्पशन ज्यादा है तो कॉफी का प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, अगर टी का कंजम्पशन ज्यादा है तो टी का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का। अब इसमें क्या पॉइंट्स है जो बिजनेस फर्म को कंसिडर करने होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नंबर ऑफ राइट्स और असैसिनेशन, restrictions on capital movement and political execution। देखिए ब्यूरोक्रेटिक डिले से क्या मतलब हुआ कि जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, एक सेट प्रोसीजर होता है, उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। अब इस सेट ऑफ प्रोसीजर्स को पूरा कंप्लीट करने में काफी टाइम लग जाता है ना। और इसी वजह से जो भी गवर्नमेंट के जितने काम होते हैं हम सब जानते हैं वो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसीलिए अब लोग प्राइवेट की तरफ ज्यादा स्विच करने लग गए हैं, है ना।
अब देखिए कोई भी बिजनेस फर्म है, अगर वो किसी फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है या फॉरेन कंट्री को एक्सप्लोर करने की सोच रही है, ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज का क्या मतलब हुआ कि जो भी कंट्री है वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सेट प्रोसीजर्स हैं, उनको कितना टाइम लगता है कंप्लीट करने में, उसको कितना टाइम लगता है इम्प्लीमेंट करने में, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेटिक डिलेज रहेंगी, गवर्नमेंट को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, तो ट्रेड भी कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट होएगा, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखिए अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा रहेगा तो कहीं ना कहीं उसका ट्रेड के ऊपर अफेक्ट आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ही, मैं कहूँ, प्रॉपर एनालिसिस करती है, हर एक चीज़ को गौर करती है, उसके बाद ही वो ट्रेड को अप्रूव करती है, ठीक। लेकिन अगर गवर्नमेंट बैकफुट पर रहेगी और प्राइवेट इंटरप्राइजेस आगे बढ़ के काम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रोसेस भी जल्दी हो जाएगा और ट्रेड ईजिली किया जा सकेगा, ठीक। अब बिजनेस फर्म को ये भी एनालाइज करना पड़ेगा कि सपोज अगर वो किसी फॉरेन कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट कितना ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है इंटरप्राइजेस के साथ। मतलब कि अगर इंटरप्राइजेस कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा है, कि वो पूरी तरह से जो भी प्राइवेट इंटरप्राइजेस हैं उनके ऊपर छोड़ देती है डिसीजन, या खुद काफ़ी इंटरवीन करती है, काफ़ी, मैं कहूँ कि इन्वॉल्व रहती है उनके डिसीजन में, ठीक है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगा तो कहीं ना कहीं चीज़ों में डिले होएगी, ठीक। तो आई होप ये समझ में आया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ राइट्स और असैसिनेशन। अब जिस पर्टिकुलर कंट्री को बिजनेस फर्म अप्रोच कर रही है, टारगेट कर रही है, वहाँ पे दंगे होते हैं या नहीं होते हैं, या वहाँ पे पॉलिटिकल राइवलरी बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है नहीं करती, इसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस फर्म के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ऐसी जगह पे बिजनेस करना। क्योंकि अगर आए दिन दंगे होते रहेंगे तो वो बिजनेस चल नहीं पाएगा, उल्टा वो लोग तोड़ फोड़ ज़्यादा करके जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट्रिक्शंस ऑन कैपिटल मूवमेंट। अब कैपिटल मूवमेंट में भी अगर रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं तो ये भी कहीं ना कहीं एक बिजनेस फर्म के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है ना। क्योंकि अगर कैपिटल ही इजीली मूव नहीं कर पाएगी एक जगह से दूसरी जगह तो बिजनेस को स्टैब्लिश करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, राइट। लास्ट पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन। पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन का बेसिकली ये मतलब हुआ कि वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज रूल कर रही हैं वो कोई फाउल प्ले तो नहीं करती। मतलब कि ऐसा ना हो कि अगर कोई बिजनेस फर्म फॉरेन मार्केट को टारगेट कर रहा है या एक्सप्लोर करना चाह रहा है तो उसको वहाँ पे बिजनेस करने में प्रॉब्लम करें, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मैं बात करूँ रिलीजन के बेसिस पे, अगर मैं बात करूँ तो अगर किसी और रिलीजन का पर्सन जाके वहाँ पे बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होने लग जाती है ना। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर आने लग जाता है, वो बिजनेस आपको प्रॉपरली करने नहीं देते हैं, फिर वहाँ पे फालतू में दंगे होते हैं ऑल। तो ये बिजनेस को प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा कि जिस कंट्री को वो एक्सप्लोर करने जा रहा है, जिस कंट्री को टारगेट कर रहा है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस। अब ये देखते हैं कि सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस कैसे बिजनेस को हेल्प करती हैं या फिर ये क्राइटेरिया कैसे हो सकती है, ठीक। नाउ द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज मटेरियल कल्चर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल कल्चर? मटेरियल कल्चर refers to the physical objects, resources and spaces that people use to define their culture. Okay, these includes homes, neighborhoods, cities, schools, churches, temples, mosques, offices, factories and etc. Okay, तो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब हुआ? ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, रिसोर्सेज या स्पेस जो कि एक पर्टिकुलर जगह के कल्चर को डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? मटेरियल कल्चर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, क्लोथिंग्स हो गई, ठीक है, ये सब क्या है? हमारे मटेरियल कल्चर है। मतलब कि ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को डिफाइन करती है, ठीक। And this we all know that culture differs from place to place, from country to country, right? So business organizations have to analyze this properly as well, that which type of culture is prevailing in that particular country which he is going to target, which the business firm is going to target. Okay, फॉर एग्जाम्पल कोई क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है या फर्म है, ठीक है, वो क्लोथिंग का बेसिकली बिजनेस करती है और वही प्रोडक्ट्स को अगर वो फॉरेन मार्केट में सेल करना चाहती है तो वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जो कल्चर इंडिया में प्रिवेल करता है, जो कल्चर फॉरेन कंट्री में प्रिवेल करता है, वो इंटायरली डिफरेंट
है ना। तो वहाँ की जैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको भी एनालाइज करने की ज़रूरत है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंग्वेज। अभी हम सब जानते हैं कि लैंग्वेज एक जगह से दूसरी जगह डिफर करती है। इवन अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट लैंग्वेज डिफर करती है ना। तो बिजनेस फर्म को ये एनालाइज करना है कि उन्हें अगर कभी अपने प्रोडक्ट को पिच करना है फॉरेन कंट्रीज में तो उनको लैंग्वेज पे मेजर एम्फोसिस डालना पड़ेगा, ठीक है। जो लैंग्वेज वो इंडिया में यूज़ करते हैं ज़रूरी नहीं है वो लैंग्वेज वहाँ पे भी यूज़ हो पाए, और अपने एडवर्टीजमेंट अपने प्रमोशन को भी उस हिसाब से अडेप्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो यहाँ पे जो भी एडवर्टीजमेंट होते हैं या मैं कहूँ पोस्टर्स या बैनर्स है वो लगते हैं, वो रीजनल लैंग्वेज लगते हैं या ऐसी लैंग्वेज लगते हैं जो कि कॉमन पीपल पढ़ सकें और समझ सकें, ठीक। अब अगर किसी फॉरेन कंट्री को बिजनेस फर्म अप्रोच कर रही है या टारगेट कर रही है, अगर वहाँ पे भी सेम प्रमोशन टेक्निक अपनाई जाए, हिंदी में ही पोस्टर्स को लगाया जाए, तो क्या वहाँ पे ये इतना इफेक्टिव होगा? नहीं होगा, राइट। क्योंकि वहाँ पे वहाँ के रीजनल लैंग्वेज पे ज़्यादा एम्फोसिस होगा, वहाँ के लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एस्थेटिक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एस्थेटिक्स? इट बेसिकली refers to a community's ideas concerning beauty and good taste as expressed in fine arts which can be music, art, drama और dancing। ओके, देखिए एस्थेटिक्स भी कंट्री टू कंट्री डिफर करती है। जैसे हमारा कल्चर डिफर करता है, हमारी लैंग्वेज डिफर करती है, वैसे हमारे एस्थेटिक्स भी कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम सब अलग अलग रीजन में रहते हैं तो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी अलग है, हमारा कल्चर भी डिफरेंट है। किसी कंट्री में किसी और फॉर्म म्यूजिक फॉर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, किसी और डांस फॉर्म प्रेफरेंस दिया जाता है, हमारी कंट्री में किसी और को। तो एस्थेटिक्स हर कंट्री टू कंट्री क्या है डिफर करता है, ठीक है। अब ये कैसे बिजनेस फर्म्स को अफेक्ट करता है इसको जान लेते हैं। देखिए अगर मैं मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लूँ तो ये हम सब जानते हैं कि ये एक यूएस फर्म है, राइट। और इंडिया में मार्केट को कैप्चर करने के लिए इन्होंने अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाए, मॉडिफिकेशंस किए ताकि ये इंडियन मार्केट को कैप्चर कर सके, ठीक है। इन्होंने क्या लाया? मैक आलू टिक्की बर्गर लेके आए, ठीक। अब क्या सिर्फ आप जब मैकडी जाते हैं तो सिर्फ आप बर्गर खाने जाते हैं? मुझे इतना बताइए। देखिए सिर्फ बर्गर खाना ठीक है, एक मैं मान सकती हूँ प्रायोरिटी होगी उस टाइम पे, अगर आप मैकडी गए तो ऑब्वियसली बर्गर खाएंगे, बट जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है ना वो भी कहीं ना कहीं हमको काफी अफेक्ट करता है, ठीक। अगर आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं लेट्स से, और अगर वहाँ पे आप डिनर करने गए या लंच करने गए, ठीक, अगर वहाँ पे एक अच्छी माइल्ड फ्रेग्रेंस आ रही हो, ठीक है, सूदिंग एटमॉस्फेयर हो, स्लो म्यूजिक हो, तो वो इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा हो जाता है, राइट। अब अगर आप ऐसे कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट चले जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? लंच तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, डिनर तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ फूड नहीं मैटर किया, आसपास का एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं हमको अफेक्ट करता है ना। आजकल आप ये खुद भी देख रहे होंगे कि अगर आप अपने लोकल मार्केट्स में जाते हैं या कोई मॉल जाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाएं या थोड़ी स्टैंडर्ड की शॉप्स में जाएं, तो वहाँ पे इस टाइम पे कोविड-19 के पैंडेमिक सिचुएशन में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाइजीन पे वर्क कर रहे हैं, है ना। आप जैसे अगर उनकी क्या कहते हैं शॉप पे एंटर करेंगे, सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, देन आपको सैनिटाइजर दे रहे हैं, मतलब जितने प्रिकॉशंस वो ले सकते हैं वो सब कर रहे हैं। वो किस लिए किया जा रहा है? ताकि कहीं ना कहीं कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया जा सके, है ना। अगर वो इतनी चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है हम उनकी शॉप पे जाना पसंद भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो हाइजीन के लिए इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं, राइट। तो फॉरेन कंट्री में भी अगर कोई बिजनेस फर्म को एंटर करना है, वहाँ की मार्केट कैप्चर करनी है, तो वहाँ के एस्थेटिक्स पे ध्यान देना होगा, वहाँ के लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वहाँ के लोगों की नीड्स, सब चीज़ पे प्रॉपरली एम्फसाइज करना होगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एजुकेशन। नाउ एजुकेशन ऑल्सो प्लेज अ की रोल इन इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, राइट, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में हो चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में हो। क्योंकि देखिए अगर आपकी पॉपुलेशन एजुकेटेड है, ठीक है, तो वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को पिच कर सकते हैं इन रिटन फॉर्म एज वेल। मतलब कि कोई अगर ऐसी पॉपुलेशन है जो कि लिटरेट है, जो कि पढ़ सकती है, लिख सकती है, समझ सकती है, तो आप उनको रिटन फॉर्म में ज़्यादा समझाएंगे, ठीक। लेकिन अगर कोई पॉपुलेशन ऐसी है, कोई कंट्री ऐसी है
या जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ऐसी है कि जो इलिटरेट है वो ज़्यादा ना पढ़ सकती है ना उनको लिखा हुआ समझ में आता है, तो आप उनको कैसे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करके दिखाएंगे? पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है, थोड़ा सा मैं कहूँ ड्रामा क्रिएट करके या फिर कुछ ऐसा सिनेरियोस क्रिएट करके, ताकि आप उनको अपना मैसेज कन्वे कर सके, राइट? तो ये बिजनेस फर्म को प्रॉपरली देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि जिस कंज्यूमर मार्केट को या जिस कंट्री को वो टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे पॉपुलेशन एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। अगर एजुकेटेड है तो आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन उस हिसाब से करेंगे, लेकिन अगर जो आपकी पॉपुलेशन है वो अगर अनएजुकेटेड है तो आपको प्रमोशन टेक्निक्स में कुछ चेंजेस अपने करने पड़ेंगे, ठीक है? आई होप ये समझ में आ गया। अब लास्ट पॉइंट है हमारा रिलीजन। अब रिलीजन भी कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, इवन लोकेलिटी टू लोकेलिटी भी डिफर कर सकता है, ठीक है? अगर एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में लोग रह रहे हैं तो वो डिफरेंट रिलीजन के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक रिलीजन के हों, ठीक है? तो रिलीजन भी एक मेजर एस्पेक्ट है या एक क्राइटेरिया है जिसके थ्रू बिजनेस फर्म भी एनालाइज कर सकते हैं कि उन्हें किस कंज्यूमर मार्केट को टारगेट करना है और किसको टारगेट नहीं करना है, ठीक है? अब जिस पर्टिकुलर कंट्री को बिजनेस फर्म टारगेट कर रही है उसको भी ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे किस टाइप का रिलीजन फॉलो होता है, वहाँ पे लोगों के क्या बिलीव्स हैं, क्या लोगों के थॉट्स हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, या फिर वहाँ पे लोग क्या प्रेफर करते हैं, ठीक? फॉर एग्जाम्पल लेट से कोई बिजनेस फर्म है, ठीक है, वो शैम्पू की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ओके? अब जो शैम्पू की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है बिजनेस फर्म, उसकी जो पैकेजिंग है वो जहाँ भी अभी सेल कर रही है प्रोडक्ट वहाँ के लिए सूदिंग है, वहाँ के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, वहाँ के रिलीजन के अकॉर्डिंग, वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक? अब अगर वही बिजनेस फर्म सेम प्रोडक्ट को सेम पैकेजिंग से दूसरी कंट्री में सेल करने की कोशिश करती है या फिर मैं कहूँ फॉरेन कंट्री को टारगेट करने की कोशिश करती है उसी सेम प्रोडक्ट से, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के लोगों को ये प्रोडक्ट अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो उसकी पैकेजिंग है वो कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही हो, उनके रिलीजन को हर्ट कर रही हो, राइट? क्योंकि जो कलर हो सकता है, सब फॉर एग्जांपल उसका कुछ ऐसा कलर है जो कि एक कंट्री के लिए अच्छा है लेकिन हो सकता है दूसरी कंट्री के रिलीजन को कहीं ना कहीं वो हर्ट कर रहा हो, ठीक? तो ये प्रॉपरली बिजनेस फर्म को एनालाइज करना पड़ेगा कि वहाँ का क्या रिलीजन है, क्या बिलीफ है, क्या थॉट्स है लोगों के, और उसी अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, और अगर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो उसमें मॉडिफिकेशन भी करने पड़ेंगे, चेंजेस भी लाने पड़ेंगे, ठीक? सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया और आज का हमारा सेशन यहीं तक था, ठीक है? आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिट के साथ, ओके? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आए। और हाँ, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।